हेलो गाइस। यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर SM27 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर से हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। तो वोल्टेज रेगुलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे भाई पहले बैकग्राउंड फ्रेम बनाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन वर्ड के ऊपर बात करेंगे। रेगुलेशन का मतलब होता है भाई कि आउटपुट के ऊपर फोकस करना। ठीक है, आउटपुट कहने का मतलब क्या है समझिए। जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो सप्लाई सिस्टम के बेसिस पे आपका एक डीसी मशीन हो गया। डीसी मशीन में भी देख रहे हैं डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है। उसके बाद हम लोग का एसी मशीन है तो एसी मशीन में भी जैसे आपका सिंक्रोनस मशीन है तो उसमें भी आपका मोटर आ जाएगा, जनरेटर आ जाएगा। इंडक्शन मशीन है तो उसमें भी आपका मोटर आ जाएगा, जनरेटर आ जाएगा। और एक आता है मशीन, एसी मशीन में हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर। तो ये जो आपका रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन हमेशा आउटपुट के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यानी रेगुलेशन मतलब समझिए आउटपुट के ऊपर आपको फोकस करना है। तो अभी जैसे डीसी मशीन में अगर हम लोग मोटर की बात करें भाई, या फिर जनरल किसी भी मोटर की बात करें, तो मोटर से आउटपुट आपको क्या मिलता है? मैकेनिकल पावर मिलता है, राइट। तो मैकेनिकल पावर मिलने का मतलब क्या? ये प्रोडक्ट है स्पीड इनटू टॉर्क का। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग जनरेटर की बात करें, फिर चाहे डीसी जनरेटर हो, एसी जनरेटर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब क्या? वोल्टेज इनटू करंट का प्रोडक्ट, राइट। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात की तो ट्रांसफार्मर भी आउटपुट में क्या दे रहा है आपको? इलेक्ट्रिकल पावर ही दे रहा है ना, समझ रहे बात को। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, राइट। तो जैसे अभी हम लोग जनरेटर के लिए देखें या फिर ट्रांसफार्मर के लिए देखें भाई, तो अभी जैसे घर का आप एग्जाम्पल लीजिए। आपके घर में मान लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैं, राइट। अब उन सारे एप्लियंस में उनका जो पावर रेटिंग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आप मान लेते हैं 500 वाट का आयरन है, आपका 2000 वाट का मान लेते हैं वॉशिंग मशीन है, 1500 वाट का मान लेते हैं फ्रिज है, उसका मान लेते हैं 1000 वाट का यहाँ पे आपका टोस्टर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पावर रेटिंग के एप्लियंस लगे हुए आपके घर में, इन सभी को तो चलना है सिर्फ और सिर्फ कितने पे? 220 वोल्ट पे। यानी हम लोग के घर का जो वोल्टेज होता है हमेशा कांस्टेंट होता है 220 वोल्ट। और आपको पता है, अगर आप पहले से लेक्चर देखते आ रहे हैं बेसिक के समय, तो जैसे मान लेते हैं 500 वाट का है भाई, ठीक है, या फिर बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में बल्ब भी लगा हुआ है, तो 220 वोल्ट पे मान लेते हैं 60 वाट का एक तरीके से बल्ब है। तो सीधी सी बात है भाई, ये 220 वोल्ट पे, यानी यहाँ पे जो पावर खींचेगा 220 वोल्ट इनटू यहाँ पे जो करंट का वैल्यू, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या था? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। तो ये करंट को इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू रखेगा कि 220 गुना यहाँ पे जो भी करंट का वैल्यू है ये हमेशा क्या हो जाए? 60 वॉट के बराबर आएगा आपको। ओके, यानी यहाँ पे करंट कितना खींचेगा? 0.5 एम्पेयर खींचेगा, 1 एम्पेयर खींचेगा। ठीक है, कितना खींचेगा ये डिपेंड करता है, या फिर कहिए ये इस तरीके से खींचेगा कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए? 60 वॉट के बराबर हो जाए। अब बोलिए ऐसे कैसे होता है? तो सीधी सी बात है, हम लोग का करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस के ऊपर। जब आपका यहाँ पे पावर रेटिंग दिया हुआ है, वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है मैन्युफैक्चर के थ्रू, तो आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उस बेसिस पे समझिए करंट का वैल्यू यहाँ पे एक तरीके से फिक्स हो जाएगा। और करंट का वैल्यू इस तरीके से फिक्स होगा कि ये दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा? एक तरीके से 60 वॉट एक तरीके से पावर देगा, राइट। उसी तरीके से भाई यहाँ पे जो आयरन लगा हुआ है, तो ये 220 वोल्ट पे 220 गुना यहाँ पे जो करंट इस तरीके से खींचेगा कि इसका हमेशा क्या हो जाए? 500 वॉट आ जाए। ठीक है, ये 2000 है तो 220 वोल्ट पे इस तरीके से करंट खींचेगा कि हमेशा ये 2000 वॉट पावर कंज्यूम करेगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि हमारे घर के लिए भाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखना जरूरी है। यानी डिफॉल्ट में अगर हम लोग यहाँ पे रेगुलेशन की बात करें, ठीक है, तो रेगुलेशन मतलब आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या? यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर है वोल्टेज के ऊपर, यानी वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेंगे हम लोग, या फिर करंट रेगुलेशन निकाल लेंगे हम लोग। तो हमेशा हम लोग जनरेटर केस में वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन कांस्टेंट होता है, और रेगुलेशन का मतलब ये भाई कि नो लोड से फुल लोड में कितना वेरिएशन आ रहा है एक तरीके से, राइट। ये जो करंट होता है, करंट रेगुलेशन हम लोग कभी भी नहीं निकालते, क्योंकि करंट हम लोग के हाथ में नहीं होता है। करंट आपका हमेशा लोड डिफाइन करता है। जैसे अभी एग्जांपल दिया ना मैंने आपको कि बल्ब है तो बल्ब 0.5 एम्पेयर खींच रहा है, वही अगर आप पावर रेटिंग बढ़ाते जाइए 500 वाट, यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा, 2000 वाट में और करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, 1500 वाट में और करंट बढ़ जाएगा, 1000 वाट में करंट थोड़ा सा पहले से घट जाएगा। समझ रहे बात को? तो करंट रेटिंग जो होता है, फिर करंट का जो भी
विड्रॉ है, कितना वो खींच रहा है, वो हम लोग के हाथ में नहीं होता, वो लोड डिसाइड करता है एक तरीके से। लेकिन वोल्टेज हम लोग का हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम लोग इस पे वोल्टेज के ऊपर बात करते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग मोटर की बात करें तो मोटर में दो वर्ड है, टॉर्क और एक आपका स्पीड। तो हम लोग हमेशा स्पीड रेगुलेशन के ऊपर बात करते हैं, कभी भी टॉर्क रेगुलेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टॉर्क जो होता है भाई, ये एक पर्टिकुलर लोड के लिए डिसाइडेड होता है, ठीक है। लोड चेंज कीजिएगा तो टॉर्क का डिमांड चेंज हो जाएगा। लेकिन जो स्पीड होता है, जैसे देखिए केस 1 में मान लेते हैं भाई, पहला केस लेके चल रहे हैं, तो जैसे मान लेते हैं आपको गेहूं पीसना है, तो गेहूं पीसने के लिए एक स्पीड आपका कांस्टेंट होना चाहिए, समझ बात को, ओके। और इस कांस्टेंट स्पीड पे जो भी टॉर्क का डिमांड होगा वो अलग बात है, ठीक है ना। तो अलग अलग केस में, जैसे मान लेते सेकंड केस में मान लेते मिक्सी में मसाला पीसना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको स्पीड अलग चाहिए, तो उस ये स्पीड आपको लेकिन अलग चाहिए, मतलब क्या, ये कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है भाई, ठीक है। उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए ये स्पीड आपको हमेशा कांस्टेंट चाहिए। तो स्पीड हम लोग का यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट होता है। इसलिए हम लोग मोटर के लिए स्पीड रेगुलेशन और जनरेटर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन, कभी भी टॉर्क और करंट रेगुलेशन ये सब नहीं बात करेंगे हम लोग। ये लोड डिसाइड करता हम लोग के हाथ में नहीं होता है। तो ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल वे में समझ लिया। इसी को हम लोग दूसरे वे में समझे, जैसे हमारा एनालॉगस लेके देखते हैं भाई, ठीक है। जैसे आदमी है, तो ये आदमी कुछ ना कुछ तो काम करता होगा। जैसे मान लेते हैं ईंटा ढोता है, ठीक है, नीचे से यानी ग्राउंड फ्लोर से उठा करके सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे ईंटा लेके जा रहा है। तो ये जो काम कर रहा है आउटपुट में क्या कर रहा है, ये एक तरीके से मैकेनिकल वर्क कर रहा है ना। तो मैकेनिकल वर्क करने का मतलब क्या है, यहाँ अगर हम लोग रेगुलेशन निकालने की बात करें तो ये कितना ईंटा ढोता है भाई, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ले लीजिए कि जब इसने पूरा मतलब मान लेते 2-3 दिन रेस्ट करके आया है ये काम पे, तो सीधी सी बात है इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, और थका हुआ है तो इसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो किसी से भी कोरिलेट कर सकता है और ये फील करने वाली बात है। तो रेगुलेशन कभी भी पूछा जाएगा आपसे इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो सीधी सीधा आपको आउटपुट के ऊपर फोकस कर लेना। फिर वहाँ पे आपका मोटर रखा हो, जनरेटर रखा हो, फिर किसी भी अदर फील्ड का मशीन रखा हो, ठीक है, तो उसका आप वहाँ पे निकाल सकते हैं रेगुलेशन। अब हम लोग सेकेंड केस में आते हैं भाई, ये रेगुलेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। फिर चाहे डीसी मशीन हो, एसी मशीन हो, ट्रांसफार्मर, रेगुलेशन क्यों पढ़ते हैं हम लोग, इससे क्या क्या हम लोग को समझने को मिलता है, सीखने को क्या क्या मिलता है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले रेगुलेशन का मैं एक्चुअल मीनिंग समझाता हूँ मैं आपको, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। और अभी हम लोग क्योंकि अल्टरनेटर के ऊपर बात कर रहे हैं भाई, तो अल्टरनेटर पे ही रहेंगे हम लोग। अल्टरनेटर पे बात करने का मतलब कैसे, फर्स्ट हम लोग वोल्टेज के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। अब समझिए, मान लेते हैं मेरे पास, और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पे ही हम लोग लेकर के चलेंगे क्योंकि ये बनाना मेरे लिए ईजी है और ये कम टाइम में बन जाएगा आपका यहाँ पे, ओके। और अभी यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन को यहाँ पे इस तरीके से इंडक्टर के थ्रू ही रिप्लेस क्यों करते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, आज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। ये हो गया आपका लीक है। तो अभी जैसे मान लेते हैं नो लोड कंडीशन है, तो नो लोड कंडीशन के लिए पे हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका फील्ड एक्साइटेशन हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ वेरिएबल प्लस माइनस, ये डीसी सप्लाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने फील्ड फ्लक्स बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस तरीके से आर्मेचर वाइंडिंग है, स्टार कनेक्टेड 3 फेज, ओके। अब समझिए नो लोड कहने मतलब इधर कोई लोड नहीं लगा हुआ है, ये तीनों तार एक तरीके से ओपन है, लाइन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये दोनों आपका ओपन है। तो अभी आपने ऑलरेडी भाई ओसीसी कर्व पढ़ा है, ओसीसी कर्व में क्या होता है, नो लोड पे कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक बनता है, राइट। ये हो गया आपका वोल्टेज का एक्सेस, ये हो गया आपका फील्ड करंट का एक्सेस। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग का जो, इसको एक और फोटो से बना लेते हैं हम लोग, जितना ज़्यादा आप फोटो से बनाइएगा ना मशीन को, उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने एक्चुअल मशीन बना लिया, लीजिए इस तरीके से हम लोग का 3 फेज वाइंडिंग किया हुआ स्टेटर के ऊपर, जिसे हम लोग आर्मेचर बोल रहे हैं, और यहाँ पे आपका इस तरीके से सिलेंड्रिकल रोटर दिखा दी, और ये इस तरीके से मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया है, नो लोड पे रखा है, नो लोड का अंदर इधर कोई हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल लोड नहीं लगा रखा है, बस इसको हम लोगों ने प्राइम मूवर का सहारा लेकर के, ये मान लेते हैं साफ्ट है, इसको हम लोग प्राइम मूवर से कनेक्ट करके इसको एनएस के स्पीड पे घुमा रखा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे घूम रहा है इटसेल्फ मेरा नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज लगेगा, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है नो लोड पे ईएफ, और सीधी सी बात है इसके अंदर कोई आर्मेचर करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि कोई लोड नहीं लगा, तो सीधी सी बात है जो वोल्टेज मेरा मशीन के इंटरनल के अंदर है, मतलब अंदर का वोल्टेज सीधी सीधे आपको क्या मिल जाएगा, बाहर मिल जाएगा, यानी वीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ईएफ हो जाएगा, राइट। अब देखिए केस 1 था, अब सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में आपको पता है भाई लोड लगाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे जनरल
केस ले लेते हैं। जनरल केस कहने का मतलब यहाँ पे लैगिंग लोड की बात हो रही है, ठीक है। और लैगिंग लोड कहने का मतलब क्या, आर एल लोड की बात हो रही है, ठीक है। ये मान एल मान लेते हैं, ये आर मान लेते हैं। अब इस केस में भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे जो वोल्टेज है ई एफ, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है इसके अंदर क्या होगा, आपका 3 ड्रॉप आएगा, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट, और क्योंकि हम लोगों ने आर एल लोड लिया हुआ है तो यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट होगा। आई आर ए ड्रॉप हो जाएगा, आई ए एक्सएल ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे वी टी मिलेगा। यानी इस बार क्या होगा, वी टी जो होगा कभी भी ई एफ के बराबर नहीं होने वाला है। यहाँ पे ई एफ हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा वी टी से। तो आप देख रहे हैं अभी जैसे ही हम लोगों ने लोड लगाया भाई, तो जैसे मान लेते ई एफ, पहले नो लोड के केस में ई एफ मान लेते 200 वोल्ट मिल रहा था, ठीक है। अब जैसे ही लोड लगाया तो लोड लगाते ही यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज क्या मिला आपको, मान लेते 180 वोल्ट मिला, ठीक है। तो 20 वोल्ट का ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ड्रॉप कहाँ हुआ, आपके इंटरनल पैरामीटर के अंदर ड्रॉप हुआ, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं जेड एस, मतलब सिंक्रोनस इम्पिडेंस, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा और रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर ये खा गया एक तरीके से 20 वोल्ट। तो समझिए ऊपर ऊपर समझिए भाई कि लोड लगाते ही हम लोग का यहाँ पे नो लोड वोल्टेज 200 था और लोड लगाते ही वोल्टेज हो गया 180 वोल्ट। यानी वोल्टेज में वेरिएशन आया, वोल्टेज में एक तरीके से क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। कितने का, तो 20 वोल्ट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 20 वोल्ट जो डाउन हुआ इससे क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, ठीक है। यानी अभी बस समझिए कि लोड लगाते हैं हम लोग का वोल्टेज यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट केस था, ठीक है। केस 1 में हम लोगों ने समझा लोड कनेक्ट करते ही, ठीक है, लोडेड कंडीशन में हम लोग क्या होता है, वोल्टेज डाउन होता है। सेकंड केस लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए भाई कि मैंने इस लोड को रिमूव कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है लोड को आप रिमूव कीजिएगा ना, अपने घर में आप मिक्सी चला रहे हैं, आयरन चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, कभी ना कभी तो बंद कीजिएगा, ठीक है। तो इसको रिमूव करना, ठीक है। जैसे ही आप रिमूव कीजिएगा तो सीधी सी बात है फिर से आपका क्या हो जाएगा, ई एफ 200 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। समझ रहे बात को, क्योंकि करंट खत्म तो इसके अंदर जो ड्रॉप हो रहा था वो खत्म, तो ये वोल्टेज आपका। तो यहाँ पे देखिए लोड को जब हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है, जब रिमूव किया जाता है लोड को तो यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या होता है, फिर से इंक्रीज होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज एक तरीके से डाउन हो रहा है, एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब हम लोग इसको थोड़ा सा पावर सिस्टम के बेसिस पे समझते हैं। ये जो वोल्टेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है लोड को कनेक्ट करने से डिस्कनेक्ट करने से भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अपने मशीन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मशीन कहने का मतलब इसका लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर के अंदर कि ट्रांसफार्मर के अंदर या फिर कहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में, हमेशा स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा हूँ, कुछ नहीं होता भाई, हम लोग का एक वाइंडिंग होता है, और ये जो वाइंडिंग है भाई इसका लाइफ होता है, डिपेंड करता है करंट के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग एक कोर यूज़ करते हैं, तो कोर के ऊपर हमेशा इंसुलेशन चढ़ा होता है, वाइंडिंग और कोर हमेशा इंसुलेटेड होना चाहिए। तो कोर का लाइफ हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज के ऊपर, क्योंकि कोर सीधी सी बात है वो पतला पतले से कागज़ है ना, इतना पतला पतला आपका ये पत्ती होता है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से सब चिपकाया हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं 1 पत्ती 2 पत्ती 3 पत्ती 4 पत्ती, ठीक है। ये सब आपका एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है, इसके ऊपर इंसुलेशन, इसके ऊपर इंसुलेशन, इसके ऊपर इंसुलेशन, ठीक है, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। तो कोर का जो इंसुलेशन होता है या फिर कहीं कोर के ऊपर जो तार लपेटा हो, तार के ऊपर भी इंसुलेशन चढ़ा होता है, इंसुलेशन का लाइफ किस ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस पे डिफाइन किया था, वी ए में डिफाइन किया था। उसी तरीके से आप सिंक्रोनस मशीन को भी आप कह सकते हैं, इसका भी रेटिंग किस में होता है, वी ए में होता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, आपका एक कोर है, वाइंडिंग है, और दोनों का लाइफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर और वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। अब समझिए भाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोड लगाते ही वोल्टेज घट जा रहा है, लोड हटाते ही वोल्टेज बढ़ जा रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे जो सिंक्रोनस मशीन लगा हुआ है ना, यानी जो हम लोग का जनरेटर लगा हुआ भाई, जैसे मान लेते अभी लोड को मैंने यहाँ से हटाया, जैसे मैंने यहाँ से रिमूव किया, तो जो वोल्टेज यहाँ का होगा, वीटी जो भी होगा अभी लोड को हटाते हैं, वही वोल्टेज क्या हो जाएगा, मेरे मशीन के अंदर में भी होगा, क्योंकि सीधी जो वोल्टेज यहाँ का वही वोल्टेज यहाँ का, या फिर जो वोल्टेज यहाँ का वही वोल्टेज यहाँ का, नो लोड में तो यही होता है। तो ये इतना राइज अप नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि इसके अंदर का जो इंसुलेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो कोर का इंसुलेशन है, फिर वाइंडिंग का इंसुलेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो लोड को हटाते ही वोल्टेज यहाँ पे इतना राइज अप नहीं होना चाहिए कि अंदर में जो इंसुलेशन लेवल आपने यूज़ किया हुआ है, इंसुलेशन का भी क्लास होता है भाई, ठीक है, ए क्लास, बी क्लास, एफ क्लास, सी क्लास, ठीक है, उसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना वोल्टेज इंक्रीज नहीं होना चाहिए कि आपका जो
इंसुलेशन का क्लास है वो एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए यानी फेल हो जाए, उसके केसेस में आपका ये जनरेटर बर्बाद हो जाएगा, आपका वहाँ पे ख़राब हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ में आता है वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ने से। सबसे पहला चीज़ कि लोड को हटाते हैं घटाते हैं, ठीक है, उस बेसिस पे मेरा वोल्टेज घटता बढ़ता रहता है, उसके कारण हमारे मशीन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। एक तो ये हुआ। सेकेंड चीज़, क्योंकि अब आपको पता है जो जनरेटर लगा हुआ भाई 11,000 kV मान लेते हैं आपका ये जनरेट कर रहा है, और ये तो मैंने 220 वोल्ट लेकर के समझाया मैंने आपको। ये जनरेटर कितना करेगा आपको, 11,000 kV एक तरीके से जनरेट करेगा, तो सोचिए 11,000 वोल्टेज कितना ज़्यादा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, जो वोल्टेज लिखा हुआ है ये अभी हम लोग बात करेंगे, लाइन वोल्टेज होता है, फेज़ वोल्टेज क्या होता है, ये सब बात करेंगे क्योंकि 3 फेज सिस्टम चल रहा है अभी आपका, ओके। तो समझिए इस चीज़ को समझ में आया कि वोल्टेज फ्लैक्चुएट करने के कारण मशीन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा सबसे पहले। अब आपको पता है भाई, क्योंकि हम लोग का जैसे आपने लोड कर्व पढ़ा होगा पावर सिस्टम में, तो लोड कर्व क्या होता है, बताता है कि पावर का डिमांड क्या है टाइम टू टाइम, और ये हमेशा क्या होता है कुछ इस तरीके का वेरिएबल बनता है, ठीक है। इसका पीक टाइम अलग होगा, बेस टाइम अलग होगा, इंटरमीडिएट टाइम अलग होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो भी आपका, और इसको बेटर तरीके से समझिए, घर का एग्जांपल ले सकते हैं। घर में आपका 10 तरीके का एप्लियंस है, कभी आप 2 एप्लियंस को चला रहे हैं, कभी आप 4 एप्लियंस को चला रहे हैं, कभी आप 10 को चला रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपका जो भी यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ घर में उसके ऊपर वेरिएशन आ रहा है ना, उस बेसिस पे ये जनरेट करना चाहिए, ठीक है। तो समझिए हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग जनरेटर कभी भी एक सिंगल यूनिट का नहीं रखते हैं, ठीक है ना भाई। इस छोटे छोटे जनरेटर क्या करते हैं, बहुत सारे जनरेटर क्या होता है पैरेलल में लगा होता है, और वो सारे जनरेटर से जो भी टर्मिनल निकल रहा है पैरेलल में कहाँ जाता है, बस बार में जाता है, और उस बस बार को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इन्फिनाइट बस बार, ओके। और ये जो बस बार है, इस बस बार में कंडीशन क्या होता है कि हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करने का मतलब क्या है कि जो भी आपने अल्टरनेटर लगा रखा है उसके स्पीड को एक तरीके से आप कांस्टेंट रखें, ठीक है। तो स्पीड को हम लोग को लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही रखना होगा हम लोग को, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्टेज को कैसे कांस्टेंट रखा जाए। तो समझिए भाई ये जो बस बार का इम्पैक्ट होता है ना, क्योंकि जो भी बस बार लगा हुआ है, जैसे देखिए इसको हम लोग लाइन डायग्राम से समझे, ये मान लेते हैं जनरेटर 1 है, ये मान लेते हैं जनरेटर 2 है, ये मान लेते हैं जनरेटर 3 है। इस तरीके से आपका पैरेलल में लगा होता है, इसके आगे में फिर सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर ये सब बहुत सारा लगा होता है, बस समझिए एक तरीके से बस बार है, ठीक है, इस तरीके का। तो ये जो बस बार का वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट रहता है ना, ये एक तरीके से समझिए इस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा है, ठीक है, इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है गुड है, ठीक है। इस वाले का जो वोल्टेज रेगुलेशन है मान लेते हैं वेरी गुड है, ठीक है। लेकिन इस वाले जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन काफ़ी पुअर है। तो समझिए क्योंकि इस बस बार पे मेरे को कांस्टेंट वोल्टेज एक तरीके से मेंटेन करके रखना है, और ये कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको, ये तीनों को है। समझिए, तो समझिए हम लोग का सिस्टम में कौन कौन काम कर रहा है, अभी मान लेते हैं जनरेटर 1 काम कर रहा है और जनरेटर 3 काम कर रहा है, ठीक है। यानी इनका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा है, यानी लोड जब हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे ना भाई, समझिए बस बार से मैं लोड लगा रहा हूँ तो उस केस में ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज फ्लैक्चुएशन नहीं आएगा देखने को, ठीक है, बस बार पे। यानी बस बार का जो वोल्टेज होगा आपका ये अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होगा। लेकिन जैसे ही आप इस सेकंड जनरेटर को कनेक्ट कीजिएगा तो ये क्योंकि बहुत ही इसका घटिया वोल्टेज रेगुलेशन है, तो जैसे ही आप इस जनरेटर से पावर, जैसे आपने पैरेलल ऑपरेशन पढ़ा होगा भाई ट्रांसफार्मर में, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं पैरेलल ऑपरेशन में क्या करता है आपका, वहाँ पे इम्पिडेंस के बेसिस पे डिफाइन कर रहा था कि कौन सा जो है ज़्यादा एक तरीके से लोड को शेयर करेगा। तो जनरेटर इस तरीके से पैरेलल में लगा, इसका मतलब क्या है, ये लोड शेयर करेगा एक तरीके से, ठीक है। ये कितना शेयर करेगा, ये कितना शेयर करेगा, ये कितना शेयर करेगा, ठीक है। तो कौन डिफाइन करेगा, जैसे देखिए सिंपल वे में अगर मैं याद करवाऊँ आपको, या फिर यहीं पर हम लोग याद करते हैं, ये मान लेते हैं जनरेटर 1 है भाई, ठीक है, और ये मान लेते हैं मेरा यहाँ पे जनरेटर 2 है। और एक चीज़ समझिए, यहाँ पे अभी थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, जो यहाँ पे जेडएस होगा यानी सिंक्रोनस इम्पिडेंस होता है जनरेटर 1 और जनरेटर 2 के लिए, मान लेते हैं आपका ZS1 है, 1 जनरेटर के लिए ZS2 है। समझिए जो इम्पिडेंस होता है ना भाई सिंक्रोनस जनरेटर में, यानी अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ये एक तरीके से वेरिएबल होता है, ठीक है। ये भी आपको आगे समझ में आएगा, ये हमेशा वेरिएबल होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, बस अभी समझिए समझने के लिए कि इसका इम्पिडेंस मान लेते हैं 10 ओम का है, ठीक है, और इसका इम्पिडेंस मान लेते हैं भाई 30 ओम का है। अब बताइए
अगर मैं यहाँ पे सेम रेटिंग का लोड लगाऊँ, ठीक है, मान लेते हैं 500 वाट का मैं लगा रहा हूँ, स्मॉल में लेके चल रहे हैं, स्मॉल में समझना जरूर ईजी होता है। यहाँ पे 500 वाट का लगा रहा हूँ, तो मेरे को बताइए किस में ज़्यादा वोल्टेज देखने को, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि भाई इसका इंटरनल इम्पीडेंस सिर्फ से 10 ओम है, तो 10 ओम गुना जो भी यहाँ से करंट खींच रहा होगा, तो यहाँ पे ड्रॉप कम देखने को मिलेगा, कम ड्रॉप देखने को मिलेगा, मतलब ये खुद कम वोल्टेज खा रहा है। तो सीधी सी बात, अगर 200 वोल्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये मान लेते 10 गुना मान लेते करंट आपका 1 एम्पेयर खींच रहा है, तो 10 वोल्ट ये खा गया एक तरीके से, ठीक है। तो बचा कितना आपको 190 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी केस देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका मान लेते 200 वोल्ट जनरेट करके दे रहा, तो सीधी सी ये एक तरीके से क्या है 30 ओम का है, 30 ओम गुना यानी 30 वोल्ट तो ये खुद खा जाएगा, तो इसको कितना मिलेगा 170 वोल्ट ही मिलेगा। समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ट्रांसफार्मर में देखें, ट्रांसफार्मर में इम्पिडेंस कांस्टेंट होता है भाई, तो जिसका ज़्यादा इम्पिडेंस होता है ना, समझिए, जिसका इंटरनल इम्पिडेंस ज़्यादा होता है, इंटरनल इम्पिडेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या, वोल्टेज ड्रॉप मशीन के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, तो आउटपुट में आपको कम देखने को मिलेगा वोल्टेज, ठीक है। अब सीधी सी बात है, वोल्टेज कम मिल रहा है तो इसको लोड शेयर करना भी कम है, मतलब ये जो है ना जनरेटर आपका कम लोड शेयर करेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर में ही इसका क्या हो गया, ड्रॉप ज़्यादा हो चुका है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का बस मतलब यही है भाई कि हम लोग का वोल्टेज रेगुलेशन इसका अगर पुअर है ना, तो जैसे आप लोड लगाइए, यानी जब ये लोड शेयर करना स्टार्ट करेगा ना, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होने का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे देख रहे हैं कि इसके अंदर में इंटरनल इम्पिडेंस के कारण ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, तभी ना इसका वोल्टेज नो लोड से फुल लोड तक आने में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो गया, बहुत ज़्यादा एक तरीके से वेरिएशन आ गया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नो लोड आपका 200 और फुल लोड देख रहे हैं तो 170 ही है, तो 30 वोल्ट का आया किसके कारण आया, इंपिडेंस इसका ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन किसी मशीन का पुअर होता है, इसका मतलब क्या, उसका जो इंटरनल इंपिडेंस है वो एक तरीके से ज़्यादा है। इंटरनल इंपिडेंस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये कम लोड शेयर करेगा भाई। ओके, अब कम लोड शेयर कैसे करता है, ये सब अगर आप भूल गए हैं भाई तो समझिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर का अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, तो ट्रांसफार्मर में आपने देखा था कि अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा रेटेड लोड लगा दूंगा ना, मतलब जैसे मान लेते इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग है 10 kVA का भाई, ठीक है, तो 10 kVA तक ये करंट इस तरीके से खींचेगा कि इसका वाइंडिंग क्या है, एक तरीके से हेल्दी रहेगा, ठीक है, और जो भी वोल्टेज डिफाइन किया गया है उस बेसिस पे आपका इंसुलेशन सही रहेगा। लेकिन जैसे मान लो मैंने 12 kVA लगा दिया लोड, तो 12 kVA कहने का मतलब क्या है भाई कि अब इसका पावर रेटिंग बढ़ गया लोड का, तो ये करंट पहले से ज़्यादा खींचेगा, ठीक है, क्योंकि इटसेल्फ वोल्टेज इसका कांस्टेंट, वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हमेशा N1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भाई जो भी है N1 N2 जो आपका रिलेशन होता है, ठीक है, V2 डिवाइडेड बाई V1 इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। समझ रहे बात को? तो वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है आपका यहाँ पे। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब क्या, अगर आपने पावर रेटिंग बढ़ा दिया यहाँ पे, तो यहाँ से करंट आपको ज़्यादा, मतलब ट्रांसफार्मर यानी आपका लोड ज़्यादा खींचने लगेगा। अब ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर जो है इसको नहीं ले पाएगा, ये क्या बोलते हैं, इतना हैवी करंट नहीं दे पाएगा, लेकिन इसका वाइंडिंग इतना पतला है, इसका थिकनेस इतना पतला है कि खुद ये क्या हो जाएगा, मेल्ट करके जल जाएगा। समझ रहा है? तो और वैसे भी देखिए एक चीज़ और समझिए, जब आपने पावर रेटिंग बढ़ा दिया ना, तो अंदर में ड्रॉप भी ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि करंट पहले से बढ़ गया, क्योंकि देखिए अंदर में मान लेते हैं इंटरनल इंपिडेंस होगा, ठीक है, तो इंटरनल इंपिडेंस तो कांस्टेंट होता है ट्रांसफार्मर केस में, लेकिन करंट आपका पहले से बढ़ गया, ठीक है, तो करंट बढ़ गया, इसका मतलब इसके अंदर ड्रॉप भी ज़्यादा आएगा। तो समझिए, इसे लोड लगाइए तो अंदर में ड्रॉप भी एक तरीके से बढ़ जाता है, तो ड्रॉप बढ़ गया मतलब क्या, मतलब भाई अब देखिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एक ही जगह इतना सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, मर्ज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले बस बार वोल्टेज को क्या करता है, अगर वोल्टेज रेगुलेशन घटिया है तो बस बार वोल्टेज एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। ओके, तो इस चीज़ को आप समझिए, और साथ साथ में ये पावर शेयरिंग भी एक, यानी जो लोड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी एक तरीके से काम करेगा ये। और वैसे भी इन्फिनाइट बस बार की बात करें तो वहाँ पे भाई बहुत सारे जनरेटर लगे होते हैं पैरेलल में, ठीक है, तो बहुत सारे जनरेटर लगने का मतलब क्या है कि एक दो जनरेटर का मान लेते वोल्टेज रेगुलेशन घटिया भी होगा ना, फिर भी बस बार क्या होगा, आपका बस बार वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारे लगे हुए हैं ना भाई। समझ रहे बात को? जैसे मान लेते हैं आपने वो नाव देखा होगा जो केरला में हम लोग रेसिंग करते हैं ना, ठीक है, इस तरीके का पतला सा लंबा नाव होता है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है, और सबके हाथ में क्या होता है, पतवार होता है, ताकि इस नाव को काफ़ी स्पीड में लेके जाया जा सके। अब मान लेते इसमें 40 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, पतवार लेकर के। अब मान लेते हैं 40 में से दो लोग मान लेते हैं अभी थके हुए हैं, दो लोग अभी अपना
हाथ चला नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये जो बोट का स्पीड होगा तो कांस्टेंट होगा ना भाई, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी 38 लोग क्या होंगे, 38 लोग अभी इटसेल्फ बोट को एक तरीके से चला रहे होंगे। तो इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे भी यही होता है कि आपका जो जनरेटर लगा होता है पैरेलल में बहुत सारे जनरेटर लगे होते हैं, ठीक है। तो एक दो जनरेटर का अगर वोल्टेज रेगुलेशन घटिया भी है तो फिर भी आपका यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो अभी भाई इतना समझ में आएगा, दो चीज़ हुआ, एक तो आपका मशीन के अंदर का इंसुलेशन ख़राब हो सकता है वोल्टेज वेरिएशन होने के कारण, दूसरा हम लोग का बस बार वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रखने को मेंटेन ये एक तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करेंगे अपने सिंक्रोनस मशीन को कि उसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है कि हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट बस बार वोल्टेज मेंटेन करने में भी एक तरीके से सक्सेस हो सकें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भाई कि लोड लगाने से, लोड को हटाने से वोल्टेज एक तरीके से अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे अगर हम लोग पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम में हम लोग को पढ़ना होता है एक फॉल्ट। तो फॉल्ट में भाई आपने देखा है कि या तो वोल्टेज बढ़ गया या तो फिर वोल्टेज घट गया, इसको हम लोग फॉल्ट बोल सकते हैं, या फिर कहिए करंट आपका घट गया या फिर कहिए करंट आपका बढ़ गया, तो इसको हम लोग फॉल्ट बोल सकते हैं। और फॉल्ट से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। और स्विच गियर डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे आपका रिले डिज़ाइन करेंगे, आपका सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन किया जाता है, फ्यूज़ डिज़ाइन किया जाता है, समझ रहे हैं। तो अभी जो वोल्टेज रेगुलेशन आप देख रहे हैं, यानी वोल्टेज रेगुलेशन से आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि लोड घटाने से, लोड को लगाने से, हटाने से हम लोग का क्या हो रहा है, वोल्टेज में एक तरीके से अप डाउन हो रहा है। तो अब क्योंकि हम लोग को रिले भी डिज़ाइन करना है ना, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन के कारण वोल्टेज में जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है और जो हम लोग रिले डिज़ाइन कर रहे हैं, वो रिले कभी भी इस फ्लैक्चुएशन को सेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर भाई जैसे यहाँ पे समझिए ये आपका सिंक्रोनस मशीन है, अब ये आपका जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर से आगे क्या होगा आपका ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से आगे ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन से आपका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से फिर आपका पूरा यूटिलाइजेशन कंज्यूमर, ये सब लगे हुए हैं, राइट। तो समझिए अगर आगे में आपने जो रिले लगा रखा है, ये रिले जो है जो भी लोड अप करने से, ऑन करने से, और एक चीज़ को समझिए यहाँ पे जो बस बार मैंने बोला था कि इन्फिनाइट बस बार में हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, कांस्टेंट वोल्टेज नहीं रहेगा तो रिले आपका क्या कर लेगा, उस फ्लैक्चुएशन को सेंस कर लेगा, रिले सेंस कर लेगा तो क्या होगा, एक तरीके से सर्किट ब्रेकर ओपन कर देगा। तो आपका ये कि पूरा का पूरा जो जनरेटर लगा हुआ है ना, एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपके पावर सिस्टम से, यानी पावर सिस्टम ही ठप हो जाएगा। ओके, तो एक तो ये भी होता है कि हम लोग बस बार वोल्टेज हमेशा क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मेंटेन करके रख सकें, ठीक है। तो अभी हम लोग समझिए कि वोल्टेज वेरिएशन जो आ रहा है वोल्टेज रेगुलेशन को पढ़ने के बाद, इसके चलते हम लोग जो रिले डिज़ाइन करेंगे, रिले इस तरीके से होना चाहिए कि इस वोल्टेज रेगुलेशन के चलते जो भी वेरिएशन आ रहा है ना, उसको कभी भी सेंस ना करे ये, ठीक है। क्योंकि अगर उसको सेंस कर लिया तो ये भी समझिए अल्टरनेटर को ही डिस्कनेक्ट कर देगा, आइसोलेट कर देगा पावर सिस्टम को ही और जनरेटर को। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कांस्टेंट रखना है बस बार पे, तो हम लोग भाई यहाँ पे एक डिवाइस बनाते हैं, हम लोग बोलते हैं AVR। AVR मतलब क्या, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जैसे अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें, मान लेते हैं लोडेड कंडीशन है भाई, ठीक है, RL लोड लगा रखा है मैंने यहाँ पे, तो EG यानी जो भी यहाँ पे जनरेटेड EMF है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NS के ऊपर और आपका फील्ड करंट के ऊपर, या फिर कहिए, और फील्ड करंट इटसेल्फ क्या है, फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो इसके अंदर फील्ड फ्लक्स हम लोग क्या बोलते हैं, FIF यानी फील्ड फ्लक्स, करंट को क्या बोलते हैं, IF यानी फील्ड करंट। ओके, तो ये तो आपका हमेशा कांस्टेंट है, इसको हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, इसको हटा दीजिए। इसका मतलब क्या, EG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर हो जाएगा, फील्ड फ्लक्स के ऊपर हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, अगर इंटरनल इम्पिडेंस में जैसे मान लेते हैं नो लोड वोल्टेज आपका यहाँ पे था 200 वोल्ट, जिसको हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे EF बोलेंगे, और जैसे ही लोड लगाए तो लोड लगाते हैं क्या है, VT एक तरीके से मान लेते हैं 180 वोल्ट, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है लोड लगाते हैं 180 वोल्ट है, ठीक है। और नो लोड के केस में VT EF हमेशा क्या होगा, बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे हमने लोड लगाया तो यहाँ पे 180 वोल्ट मिला, इसका मतलब पहले 200 था यहाँ पे, अब मिल रहा है पे 180 वोल्ट, ठीक है। तो बचा कितना इसमें अंदर, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट ये खा गया। तो 20 वोल्ट को एक तरीके से, क्योंकि मेरे यहाँ पे कॉन्स्टेंट वोल्टेज हमेशा रखना है, तो जो 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो इस 20 वोल्ट ड्रॉप को हम लोग को कंपनसेट करना पड़ेगा ना। तो कंपनसेट करने का मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ पे फील्ड करंट थोड़ा सा बढ़ा देना होगा पहले से, और फील्ड करंट जैसे ही बढ़ाएंगे तो मेरा फ्लक्स एक तरीके से बढ़ जाएगा। फ्लक्स जैसे ही बढ़ गया तो 20 वोल्ट एक है ना, तो ये फील्ड फ्लक्स क्योंकि बढ़ा दिया तो 20 वोल्ट मेरा एक्स्ट्रा एक तरीके से वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये 20 वोल्ट
खा चुका है और 20 वोल्ट और आपने बना दिया, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, 200 का 200 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन है, ये एक डिवाइस होता है भाई, और इस डिवाइस में हम लोग फीडिंग इस तरीके से करते हैं, इसमें इस तरीके से प्रोग्रामिंग किया जाता है कि यहाँ पे जो भी लोड लगा रहा है, अब लोड भी अलग अलग होगा, कभी रेटेड लोड लग रहा है, कभी रेटेड से नीचे चला जा रहा है, फिर कभी कभी रेटेड से ऊपर चला जा रहा है, तो उस बेसिस पे करंट भी अलग अलग खींचेगा, करंट अलग अलग खींचेगा, तो यहाँ पे ड्रॉप भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन होगा, इस तरीके से वो डिज़ाइन करते हैं कि जिस बेसिस पे भी, यानी जिस रेटिंग का भी, यानी जिस पावर रेटिंग का भी हम लोग लोड लगा रहे हैं, उस बेसिस पे जो भी आपका ड्रॉप हो रहा है, उसके ड्रॉप के चलते करंट हम लोग का, यानी जो फील्ड करंट यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से इंक्रीज हो जाए कि यहाँ पे जो भी ड्रॉपिंग हो रहा है वो एक तरीके से कंपनसेट हो जाए। तो कहाँ से आपको ये आइडिया लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, सॉरी रेगुलेटर बनाना पड़ेगा, वोल्टेज रेगुलेशन समझने के बाद, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे आपको एक तरीके से ये डिवाइस बनाने में भी हेल्प करता है, राइट। अब हम लोग आते हैं आगे। अब देखिए भाई, यहाँ पे थोड़ा पाउज हो जाइए फोर्थ कंडीशन पढ़ने से पहले, अभी हम लोग थोड़ा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, ठीक है, बिकॉज बुक के साथ भी चलना है, नहीं तो फिर आपका ये कहाँ कहाँ से आप घुमा रहे हैं ऐसी बस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भाई कि हम लोग जो भी रिमूव करेंगे, ठीक है, और ये व्हेन द लोड एट अ गिवन पावर फैक्टर, क्योंकि हम लोग अल्टरनेटर की बात करें तो अल्टरनेटर में ऑलरेडी हम लोग आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा था। आर्मेचर रिएक्शन में आपने देखा था अलग अलग तरीके का पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर लोड होता है, यूनिटी लगा रहे हैं लोड, लैगिंग लगा रहे हैं, लीडिंग लगा रहे हैं, जीरो लीडिंग, जीरो लैगिंग, ठीक है, बहुत तरीके के पावर फैक्टर है, ठीक है। तो लोड को रिमूव करने से आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज घट रहा है, ठीक है, वोल्टेज अब उसको रिमूव कीजिए तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे वही है, तो सीधी सी बात है भाई, आपका देख रहे हैं नो लोड पे वोल्टेज कुछ है माइनस, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन मतलब भाई एक तरीके से समझिए कितना वेरिएशन आया वोल्टेज में, ठीक है। तो कितना वेरिएशन आया, सीधी सी बात है, नो लोड वोल्टेज कितना था 200 माइनस फुल लोड वोल्टेज कितना मेरा 180, तो 200 में से 180 गया तो 20 वोल्ट ही ना खाया आपका इंटरनल इंपेडेंस, समझ रहे बात को। तो आप कह सकते हैं 20 वोल्ट का एक तरीके से यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है नो लोड से लेकर के फुल लोड तक के बीच में। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो नो लोड में हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर में EF बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे EF लिखा हुआ है, ओके। और लोडेड कंडीशन में क्योंकि यहाँ पे इटसेल्फ VT बोला जाता है, तो उसको हम लोगों ने फुल लोड को क्या बोल दिया, यहाँ पे VT लिख दिया, डिवाइडेड बाय VT। और ये पर यूनिट में लिखा तो पर यूनिट कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, बस हम वहाँ पे बेस वैल्यू चेंज करके हम लोग उसको सारे पैरामीटर क्या कर रहे हैं, स्मॉल कर देता है, ताकि कैलकुलेशन हम लोग का ईजी हो जाए। तो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर में बहुत डेप्थ में पढ़ा है, तो मैंने आपको पर यूनिट सिस्टम, तो इससे आपको डरना नहीं है, और वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ भाई, क्योंकि हम लोग का जो EF है नो लोड वोल्टेज है, और जो VT है मेरा फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। तो इनमें वेरिएशन आता है लोड को लगाने से, फिर लोड को हटाने से। तो जो वेरिएशन आ रहा है उसको हम लोग देखने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, जो हम लोग का स्पीड है ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट एक्साइटेशन पे हम लोग देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये मशीन है, ठीक है, मान लेते हैं इसको नो लोड पे हम लोग ने जो एक्साइटेशन दिया मान लेते 5 एम्पेयर दिया हुआ, ठीक है, तो उससे जो फ्लक्स बना मेरा वो कुछ बना होगा, ठीक है। तो जब इस पर लोड लगाएंगे तो लोड लगाते ही हम लोग का क्या होना चाहिए, फील्ड करंट भी 5 एम्पेयर ही होना चाहिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, करंट फील्ड करंट कांस्टेंट रखिए तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहे, और यहाँ पे ऑलरेडी NS को कांस्टेंट करने के लिए बोल ही दिया, NS कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या, EG आपका डायरेक्टली NS और फ्लक्स के ऊपर ये कांस्टेंट लोड से लेके नो लोड तक, ठीक है, फिर नो लोड से लेके लोडेड तक, तो तब ना आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, समझ रहे कि कितना का वेरिएशन आ रहा है, समझ रहे। तो और करंट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, फील्ड करंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नो लोड पे आपने 5 एम्पेयर पे देख लिया तो यहाँ पे आपको कुछ वोल्टेज मिल रहा, और लोडेड कंडीशन में आप 8 एम्पेयर कर दिया तो आपको वोल्टेज वेरिएशन देखने को ही नहीं मिलेगा, समझ रहे बात, क्योंकि यहाँ पे जो भी ड्रॉप होगा उसको आपने कंपनसेट कर दिया। तो हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट फील्ड करंट पे देखते हैं। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, जैसे आपने देखा भाई कि यहाँ पे जो भी लोड लगा रहे हैं उसका अलग अलग पावर फैक्टर होता है। अब जैसे देखिए आपने पढ़ा आर्मेचर रिएक्शन में लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब जनरल लैगिंग पावर फैक्टर, करंट आपका 30 डिग्री से लैग कर रहा है, 45 डिग्री से लैग कर रहा है, 60 डिग्री से लैग कर रहा है, इस तरीके के कंडीशन में आपने देखा था कि जो आर्मेचर रिएक्शन है, जैसे अगर मैं यहाँ पे याद करवा दूँ, ये फील्ड फ्लक्स हो गया, इसके चलते EF बना मेरा, इससे चलते मान लो करंट मेरा लैग कर रहा है, ये इसके चलते फ्लक्स बना ये, तो ये जो फ्लक्स है आपका आर्मेचर फ्लक्स, ये क्या करेगा, दो कंपोनेंट में तोड़ रहा है, ये हो गया एक तरीके से डी एक्सिस, यानी एक तरीके से क्या करेगा, ये डीमैग्नेटाइज करेगा आपका, ये ओवरऑल डीमैग्नेटाइज करेगा, और ये आपका क्यू एक्सिस ये क्या करेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कर करके लाता है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि लैगिंग लोड लगाते हैं क्या है, मेरा आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, डीमैग्नेट होने का मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स मेरा घट जाएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स घट जाएगा, इसका मतलब क्या, जो मेरा रिजल्टेंट ER बनेगा, यहाँ पे ER कहने का मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा मेरे को, ये एक तरीके से EF से हमेशा कम मिलेगा, या फिर कहिए यहाँ पे अगर देखें यहाँ तक तो वोल्टेज मेरे को ER मिलता है, यानी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन का कंसिडर किया इफेक्ट।
अब यहाँ पे भी तो ड्रॉप होगा, तो इस ड्रॉप के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा हमेशा, भाई मेरा कहने का मतलब यही है, लैगिंग में हमेशा EF अगर 200 वोल्ट है तो जो आपका VT होगा लोडेड कंडीशन में 200 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, 200 से हमेशा कम ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आता है, तो उसके कारण वोल्टेज ऑटोमेटिक घट जाती है क्योंकि आपका रिजल्टेंट फ्लक्स घट गया। ठीक है, तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में यानी लैगिंग लोड में जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होगा क्या हो जाएगा, EF 200 था, ये मान लेते हैं आपका VT 180, क्योंकि हमेशा छोटा ही होगा डिवाइडेड बाई 180, तो हमेशा क्या आएगा, ये जो वैल्यू आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए कहते हैं कि लैगिंग लोड में हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। और अब हम लोग सेकंड केस में देखें, यहाँ पे लोड अगर मैं यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर का लगा दूँ तो लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन में चलता जो इफेक्ट होता है ये प्योर मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आता है। ठीक है, या फिर कहिए यहीं पे अगर बना दूँ, ये फील्ड फ्लक्स हो गया, ये आपका EF हो गया, EF से मेरा करंट लीड कर रहा है, मान लेते हैं IA है, तो यहाँ पे फील्ड फ्लक्स बनेगा, तो इधर क्या होगा, ये मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट और क्रॉस मैग्नेट, मतलब ओवरऑल फ्लक्स मेरा बढ़ जाएगा। फ्लक्स बढ़ गया इसका मतलब क्या, मेरा यहाँ पे EG बढ़ जाएगा। EG कहने का मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज मेरा बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, तो VR की बात करें तो नो लोड पे तो आर्मेचर रिएक्शन आएगा ही नहीं, तो 200 का 200 ही है, लेकिन लोडेड लगा रखा है अपने लीडिंग वाला, तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा ये मान लेते हैं 210 हो गया, फिर 220 हो गया, सीधी सी बात है क्या आ जाएगा, माइनस, बड़ा माइनस हो चुका है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपका नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। तो वही लाइन लिखा हुआ भाई कि हम लोग का लोड लैगिंग पावर फैक्टर का भी होता है। ठीक है, तो लैगिंग पावर फैक्टर में EF हमेशा बड़ा होगा। लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें तो सीधी सी बात है, सॉरी, EF बड़ा होगा किससे, VT से। और लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें तो VT मेरा बड़ा होगा किससे, EF से। तो उस बेसिस पे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था कि वोल्टेज रेगुलेशन से हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर से बनाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला लाइन देखिए, मैंने समझाया कि वोल्टेज जैसे ही हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, या फिर कहिए सीधे सीधे बस बार से अगर हम लोग लोड को बस बार नहीं लेके चलेंगे भाई, क्योंकि वहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहता है वोल्टेज। ठीक है, एक जनरेटर की बात करते हैं हम लोग, और इसको आप घर से कोरिलेट कीजिए कि आपके घर में एक जनरेटर है छोटा सा। ठीक है, तो जैसे आप लोड को थ्रोन ऑफ कीजिएगा, मतलब लोड को रिमूव कीजिएगा, तो वोल्टेज में राइज होता है, राइजिंग होता है। तो ये वोल्टेज इतना राइज नहीं होना चाहिए कि मशीन के अंदर का जो इंसुलेशन लेवल है उसको एक तरीके से ब्रेक डाउन कर जाए। ठीक है, तो एक तो ये सीखने को मिला, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया। सेकंड, वोल्टेज यानी जो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसको एक तरीके से डिज़ाइन करने में ये हेल्प करता है। सीधी सी बात है भाई, आपके जनरेटर में बीमारी है। क्या बीमारी है कि लोड हटा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, लोड लगा रहे हैं तो वोल्टेज घट जाता है। लेकिन हम लोग को कैसा चाहिए, आइडियल केस चाहिए, क्या चाहिए कि हम लोग लोड लगाएं या फिर लोड हटाएं, मेरा वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आपका मेन बीमारी है। तो इस बीमारी को रिमूव करने के लिए यानी इसका कुछ ना कुछ तो मेडिसिन चाहिए ना, तो इसको सही करने के लिए आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिवाइस बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेटर। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर आप कैसे बनाएंगे, बोलिए। मेडिसिन कैसे बनता है, जब आप किसी भी बीमारी को बहुत डेप्थ में स्टडी कर ले रहे हैं। ठीक है, तभी तो जब भी कोरोना इफेक्ट चल रहा है, ठीक है, सॉरी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना क्यों नहीं मेडिसिन बन रहा है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता ना वो एक तरीके से वायरस अपने को कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर कहीं वो वायरस को एक तरीके से कैसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। तो यही चीज़ है भाई कि बीमारी अगर आपने पकड़ लिया तो उसका यहाँ पे एक तरीके से ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो है आप बनाने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें इस तरीके से फीडबैक दिया जाएगा कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस वजह से ऑटोमेटिक IF आपका बढ़ जाए, ताकि हम लोग यहाँ पे वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहे। तो एक तो ये हो गया आपका, ये हेल्प करता है। फोर्थ वाला मैंने आपको समझा दिया कि पैरेलल में बहुत सारे अल्टरनेटर लगे होते हैं, और क्योंकि अब अल्टरनेटर बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं 20 अल्टरनेटर पैरेलल में लगे हुए, 10 अल्टरनेटर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आपने देखा कि किसी एक का भी अगर वोल्टेज रेगुलेशन घट जाए, पुअर है, या फिर किसी दो का भी पुअर है, तो ये बस बार टर्मिनल वोल्टेज को कभी भी कांस्टेंट रहने नहीं देगा, यानी इम्पैक्ट करता है भाई। ठीक है, ओके, तो ये भी देख लिया। थर्ड है भाई, स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट कंडीशन स्टेबिलिटी आर अफेक्टेड बाय द वोल्टेज रेगुलेशन। ये क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए, ये लाइन बोल रहा है भाई कि कभी भी हमारे सिस्टम में मान लेते हैं शॉर्ट सर्किट वाला कंडीशन आता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद होगा तो। ये मान लेते हैं मेरा एक तरीके से सिंक्रोनस जनरेटर है, ये हो गया आपका XAR, ये आपका RA XAL। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ था, RL लोड लगा हुआ था, राइट। अभी इस केस में आपको पता है, अगर हम लोग करंट की बात करें, IA क्या होगा, IA होगा भाई जो भी वोल्टेज है
डिवाइडेड बाय आपका जो भी इम्पिडेंस है, लेकिन इम्पिडेंस की बात है यहाँ पे दो इम्पिडेंस आ जाएगा, एक तो आपका ये जेड मतलब सिंक्रोनस इम्पिडेंस बोलते हैं, फिर कहीं इंटरनल इम्पिडेंस, और ये आपका जो जेड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड एस प्लस जेड एल। ये आपका हेल्दी स्टेट में आपका यहाँ पे आइए का वैल्यू होगा, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट कर गया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट हो गया, फॉल्ट आ गया हम लोग का, तो इधर कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका हमेशा क्या हो गया, करंट लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करते थे। इधर मेरा आई एक तरीके से जीरो, आई जीरो, जिधर भी करंट जीरो, इसका मतलब क्या, ओपन सर्किट, सीधी सी बात, ठीक है। तो ओपन सर्किट कहने मतलब अब ये लोड एक तरीके से यहाँ पे हट चुका है, यानी अब पूरा पूरा जो करंट आएगा इधर ही से बह जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए आई ए इक्वल टू हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय, जो भी वोल्टेज जनरेट कर रहा है आपका वो डिवाइडेड बाय आपका इंपेडेंस की बात है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जेड एस रहेगा। यहाँ पे देखिए जेडल था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेड एस रहा, इसका मतलब इंपेडेंस मेरा बहुत कम हो चुका है, तो सीधी सी बात है करंट मेरा यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही लार्ज होगा। इस आईए को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, तो अब समझिए, जैसे ही हम लोग का शॉर्ट सर्किट कंडीशन आएगा भाई, क्योंकि अब ये बस बार से कनेक्टेड है, तो इस केस में मैंने आपको बताया था जो आर ए होता है काफ़ी नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू इसके और इसके, यानी ओवरऑल का ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है। और प्योर इंडक्टिव सर्किट में मैंने आपको बताया था आर्मेचर रिएक्शन हमेशा क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट लेकर के आता है। और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कहने का मतलब क्या, ओवरऑल जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है ये इसको बहुत डाउन कर देगा, और ये अगर डाउन हो गया, देखिए फेजर डायग्राम समझाता हूँ, ये आपका फील्ड फ्लक्स था, हेल्दी कंडीशन पर ले लेते हैं, ये आपका ईएफ बना हुआ था। अब ईएफ से अब क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कंडीशन दिखा है, और ये क्योंकि आर ए को आप रिमूव कर दीजिए, आर एक तरीके से नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो या फिर कहिए प्योर सर्किट कैसा हो गया, एक तरीके से जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड वाला हो गया, यानी जो करंट फ्लो होगा ये ईएफ से क्या होगा, 90 डिग्री लैग कर जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। और इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा, तो जो फील्ड फ्लक्स बनेगा ये भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, सॉरी आर्मेचर फ्लक्स भाई, ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स ज़्यादा होगा। बोलिएगा आपने आई ए से बड़ा बना दिया फाई ए को, भाई डिपेंड करता है रिलक्टेंस क्या है, समझ रहे बात को। फाई ए इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू एम एम एफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, रिलक्टेंस बहुत कम होता है, फाई आपका आई ए से भी बड़ा हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो आगे पीछे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, इस चीज़ को समझिए। तो ये ओवरऑल डीमैग्नेटाइज करेगा, मान लो फ्लक्स मेरा इतना एक तरीके से रह गया, ये मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स रह गया, ठीक है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स ही छोटा हो गया, तो जो मेरा इसके चलते वोल्टेज बनेगा इसी के फेज में आएगा वी टी, ये भी क्या होगा आपका, और इसमें और भी ड्रॉप होगा ना, ये तो अभी बस आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसमें आपका फिर क्या होगा, आई आर ए ड्रॉप कंसीडर करना होगा, फिर इसको हम लोग हटा ही देते हैं नेगेटिव, तो ये वाला भी तो ड्रॉप दिखाना होगा, यानी वी टी मेरा क्या हो जाए, बहुत कम हो जाएगा भाई, समझ रहे बात को। तो सोचिए जब ये हेल्दी कंडीशन में था तो अलग वोल्टेज ये सप्लाई कर रहा था बस बार पे, अब जैसे ही इसमें शॉर्ट सर्किट कंडीशन तो उसमें वी टी देख रहे कितना छोटा हो गया, यानी इसमें बहुत घटिया वोल्टेज रेगुलेशन हो गया कि नहीं, बहुत ही घटिया वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, समझ रहे हैं। तो एक तो ये भी समझिए कि फॉल्ट के दौरान भी हम लोग को ये वोल्टेज रेगुलेशन काफ़ी समझने में हेल्प करता है कि कितना वोल्टेज में एक तरीके से वेरिएशन आएगा। उसके बाद स्टेबिलिटी भी इम्पैक्ट करेगा ना भाई, स्टेबिलिटी कहने मतलब बस बार का जो वोल्टेज है कांस्टेंट नहीं ना रह पाएगा, समझ रहे बात को, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब वही भाई कि जहाँ पे जो चीज़ हम लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं, जैसे बस बार पे हम लोगों ने कांस्टेंट वोल्टेज रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा हुआ है, तो वो अगर एक तरीके से घट रहा है बढ़ रहा है ना किसी एक मशीन के कारण, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी मेरा एक तरीके से घट चुका है, ओके। तो स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके पास एक ये मान लेते हैं घर में जनरेटर लगा हुआ है, और इस जनरेटर का मान लेते हैं किलोवाट मैक्सिमम पावर देने का 5 किलोवाट है या फिर कहीं 5 केवीए है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो प्राइम मूवर लगा रखा है अपने घुमाने के लिए, ये प्राइम मूवर हो गया, ये आपका जनरेटर हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो आपका डीजल इंजन लगा हुआ है यहाँ पे, ये इतना ताकतवर होना चाहिए भाई कि जब हम यहाँ पे रेटेड लोड लगाएं, नहीं 5 केवी का लोड लगाएं, तो उस समय भी क्या हो एक तरीके से इसको घुमाते रह सके, क्योंकि आपको पता है लोड लगाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे 5 केवी का लोड लगाएंगे इलेक्ट्रिकल लोड, तो आपको पता है कि इसके अंदर डेवलप टॉर्क होता है। मान लो प्राइम मूवर का टॉर्क इस डायरेक्शन में, तो डेवलप टॉर्क होता है ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्सेशन एनर्जी में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो आपका डेवलप टॉर्क है और ये जो आपका प्राइम मूवर टॉर्क है, ये आपस में ये हमेशा बड़ा होना चाहिए ताकि ये हमेशा क्या कर सके, कांस्टेंट स्पीड पे घुमा के रख सके, ठीक है। अगर डीजल इंजन में उतना ताकत नहीं है तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, टीडी मेरा बड़ा हो जाएगा इससे, तो ये स्लो डाउन होकर ये ठप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंक्रोनिज्म खो देगा ये आपका जनरेटर, सिंक्रोनिज्म खो देगा, तो यहाँ पे भी कह सकते हैं स्टेबिलिटी एक तरीके से आपका खत्म हो चुका है, ओके, यानी स्टॉल कंडीशन आ गया, आपका पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा, बैठ जाएगा, ये जनरेटर घूम ही नहीं पाएगा। तो समझिए कि स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पीड को लेकर के नहीं होता है, और भी बहुत सारे टर्म में हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भाई आपका पावर सिस्टम भी एक तरीके से कनेक्ट कर रहा होगा, तो इस चीज़ को हमेशा आप समझते चलिए। तो इतना कुछ समझने के बाद भाई मतलब वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग यहाँ पे मेजर कितना 4 पॉइंट समझने को आया, ठीक है।
कि वोल्ट वाइंडिंग यानी हमारे मशीन के ऊपर एक तरीके से मशीन का लाइफ एक तरीके से डेंजरस में आ जाता है। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन को एक तरीके से रेगुलेटर को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में भी आपका वोल्टेज रेगुलेशन एक तरीके से हेल्प करता है, कितना वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा, स्टेबिलिटी एक तरीके से इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। और पैरेलल ऑपरेशन में आपका जो भी कांस्टेंट बस बार वोल्टेज उसको एक तरीके से कांस्टेंट रखा जाए, कैसे रखा जाए, ठीक है, कितना रेगुलेशन होना चाहिए हमारे जनरेटर का, किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जाए, इसे हम लोग को हेल्प करता है। तो हम लोग का भाई इतना कुछ समझने के बाद, यानी वोल्टेज रेगुलेशन का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, इतना कुछ जानने के बाद कि वोल्टेज रेगुलेशन होता है क्या, वोल्टेज रेगुलेशन क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या मेथड्स हैं सिंक्रोनस मशीन में, यानी अल्टरनेटर का एक तरीके से यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी ईएमएफ मेथड, और इसी को बोलते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। पहला है ये मेथड, पहले मेथड में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद सेकंड है आपका एमएमएफ मेथड, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका ये आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड, तो ये अभी प्रेजेंट में सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। उसका फिर एक और यहाँ पे है जीरो पावर फैक्टर मेथड, ठीक है। यानी टोटल 4 मेथड आपको वोल्टेज रेगुलेशन में पढ़ना है। उसके बाद आपका यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट होगा, ओके। तो ये आ गया आपका, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई, इंटरेस्टिंग भी है ये।